Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 classification of elements and periodicity in properties. And in this video I will discuss here ionization enthalpy. देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है। कि किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। मीन्स the energy required to eliminate the outermost electron from a gaseous isolated atoms is called ionization enthalpy. ये हमने आपको बताया था। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इसको डेल्टा आई एच से इंडिकेट करते हैं। तो हमने क्या पाया था कि ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, तो पहले हमने बताया था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच। मीन्स एटॉमिक साइज यदि बढ़ता है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट जाएगा। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। सेकेंड हमने आपको बताया था क्या, एटोमाइजेशन इंथैल्पी के बाद हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच होता है। और थर्ड क्या था, हमने देखा था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। शील्डिंग इफेक्ट क्या था? तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर लास्ट हमने बताया था आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई एच। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है सो इंक्रीज करेगा। ये हमने 4 फैक्टर डिस्कस किया था। अब आप देखो वेरिएशन ऑफ कैसे है वेरिएशन। यदि पीरियड में और ग्रुप में यदि हम देखें तो हम क्या पाते हैं, जनरल ट्रेंड्स क्या है कि जब अक्रॉस द पीरियड हम बढ़ते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम क्या पाते हैं कि डेल्टा आई एच आयोनाइजेशन इंथैल्पी यदि लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करोगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डेल्टा आई एच जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। रीजन क्या होगा इसका? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ये क्या था? आपका जनरल ट्रेंड था। लेकिन हम क्या पाते, कुछ एक्सेप्शनल भी होता है इसमें। एक्सेप्शनल क्या है सो आप देख लो। जैसे यदि हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, तो यदि आप सेकेंड पीरियड की बात करते हो तो क्या पाते हो? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। तो अक्रॉस द पीरियड अभी हमने क्या लिखा कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है अक्रॉस द पीरियड आपका इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपका इंक्रीज होता है यदि अक्रॉस द पीरियड जाए। तो होना क्या चाहिए? लिथियम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम होना चाहिए और फ्लोरीन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम क्या पाते हैं इसमें कि इस कंडीशन में कुछ एक्सेप्शनल भी मिल जाता है। क्या मिलता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी में एक्सेप्शन? यदि हम देखें तो लिथियम प्लस का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, लिथियम प्लस का, और यदि बोरोन का देखें
तो लिथियम का क्या होगा, सबसे छोटा होगा लिथियम प्लस का। देन होना क्या चाहिए, बेरिलियम होना चाहिए, लेकिन क्या आ जाता है, बोरॉन प्लस आ जाता है। देन बेरिलियम प्लस आता है। देन क्या होता है, कार्बन प्लस, देन नाइट्रोजन प्लस, देन सॉरी यहाँ भी एक एक्सेप्शनल आता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन प्लस एंड देन फ्लोरीन प्लस। तो हम क्या पाते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो अक्रॉस द पीरियड, जो जनरल ट्रेंड्स था हमारा, जनरल ट्रेंड्स जो है, जो क्या हो रहा है कि आपका अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होना चाहिए, उसमें कुछ इरेगुलरिटी है। क्या क्या इरेगुलरिटी है, क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर जनरल ट्रेंड्स हो रहा है कि बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन आ गया, होना चाहिए बेरिलियम का ज़्यादा, बेरिलियम का कम और बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बोरोन का यहाँ पर क्या है कि वो लेस है और बेरिलियम का ज़्यादा है। रीजन क्या होगा, यदि आप इसका कन्फिग्रेशन देखो तो आपको पता चल जाएगा कि रीजन क्या होगा। यदि हम बेरिलियम का कन्फिग्रेशन लेते हैं तो 1s2 2s2, और बोरोन का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ बेरिलियम का जो आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन है ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और एक स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि बोरोन का जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, मतलब लेस, आप इसको अनस्टेबल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है। यही कारण है कि यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली निकाल सकते हो। दूसरा क्या होगा रीजन कि एस ऑर्बिटल का पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पी। यही कारण है कि पी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। तो इसलिए बेरिलियम का क्या होता है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वो मोर होता है एज कम्पेयर टू बोरोन, बिकॉज इट हैज़ द स्टेबल कन्फिग्रेशन as well as electrons enter in s orbital which has the more penetrating power than the p orbital. That is why it has the high ionization enthalpy. First ionization enthalpy is very high of this. Second exception क्या था, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। होना क्या चाहिए, जनरल ट्रेंड्स तो यही कहता है कि आपका नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और बोरोन ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम क्या पाते हैं कि ऑक्सीजन का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो लेस है और नाइट्रोजन का ज़्यादा है। जो हम क्या पाते हैं कि डेल्टा आई एच जो है ऑक्सीजन का वो लेस है देन डेल्टा आई एच ऑफ नाइट्रोजन। इसका रीजन क्या होता है, यदि आप इसका कन्फिग्रेशन देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p4, और नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है 1s2 2s2 2p3। तो हम क्या पाते हैं कि नाइट्रोजन का जो आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने के चलते ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन। ये क्या है आपका स्टेबल कन्फिग्रेशन। इसलिए नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, इसलिए उसका क्या होगा आसानी। यदि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, देखो ऑक्सीजन यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाए, तो इसका क्या होगा कि इसका भी कन्फिग्रेशन जो आ जाएगा वो 2s2 2p3 एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। लेकिन नाइट्रोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा। यही कारण है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता है, तो उसका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो आप यही बताओगे कि नाइट्रोजन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिलीज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये रीजन होगा आपका कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसका क्यों ज़्यादा है। तो अभी आपने क्या देखा कि जो फैक्टर्स था, 4 फैक्टर्स हमने आपको बताया था, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी एक और आ गया आपका फैक्टर्स, वो कौन सा फैक्टर्स था, हमको ये भी देखना पड़ता है, साथ साथ क्या देखना पड़ता है इसमें
कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्रेटर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा उतना ही हाई होगा उसका, मीन्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ग्रेटर हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आप इसको कह सकते हो हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ये तो आप जानते हो कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये भी एक फैक्टर आपको देखना पड़ता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी को निकालने में। तो ये 5 फैक्टर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि 5 फैक्टर्स होता है किसी भी एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन इंथैल्पी को निकालने के लिए। थैंक यू।